स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडिक्वेट एकेडमी में। मैं गौतम सो और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12th वाले बच्चों के लिए पॉलिटिकल साइंस से चैप्टर का जो नेम है हमारा इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन फॉर द CUT के लिए करेंगे और हमारा जो एकेडमिक सेशन है दोनों को साथ लेते हुए चलेंगे। तो बेसिकली हमारी ये वीडियो रहेगी CUT के लिए ही। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आपको यहाँ पे इमेज दिख रही होगी सबसे पहले पेज पे, ठीक है। आप इसको सही से देखिए थोड़ा सा। तो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू दिख रहे हैं, वान एन क्रुमा, जॉर्ज बी टिटो, ठीक है। तो ये क्या है, लीडर है। जो क्या हुआ आफ्टर दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, क्योंकि हमारा 1945 में तो एंड हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो उस वॉर के बाद क्या हुआ बेटा, उस वॉर के बाद जितनी भी जो एशिया और अफ्रीका की जो कंट्री थी, तो उन्होंने क्या किया, वो डेवलप्ड होकर, वो डेवलप्ड बोल रहा हूँ मैं, वो इंडिपेंडेंट होकर अभी आई, रिलीफ होकर। अब उनके सामने चैलेंजेस क्या था, अपना डेवलपमेंट करना, मतलब विकास करना। तो उन सभी देशों ने क्या किया, अपना एक ग्रुप बनाया एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज़ ने। तो उसका नाम क्या पड़ गया, एफ्रो एशियन कंट्रीज कॉन्फ्रेंस, एफ्रो एशिया सम्मेलन। क्या पड़ा, एफ्रो एशिया सम्मेलन, जिसका गठन कब हुआ, 1955 में, ठीक है, जिसे हम बांडुंग कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं। बाद में ये क्या बन गया, नाम। क्या बन गया ये, नाम। नाम मतलब क्या होता है, गुट निरपेक्ष। क्या होता है बेटा, गुट निरपेक्ष। अब चलिए हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आप सुनिए, यहाँ पे जो आपको जो दिए गए हैं जो पिक्चर्स के अंदर कौन कौन से जो कैरेक्टर हैं, नेहरू जी, ठीक है, गाना के हैं, नरमू और नासिर कहाँ हैं, इजिप्ट के, सुकरनो कहाँ हैं, इंडोनेशिया के, और टीटो कहाँ हैं, यूगोस्लाविया के। जो मिले किस सेशन में, नॉन अलाइन मूवमेंट पे। किस पे मिले, नॉन अलाइन मूवमेंट, मतलब क्या होता है, गुट निरपेक्ष सम्मेलन, यही लिखा है। न्यूयॉर्क में मिले 1960 में। दीज 5 कंप्राइज द कोर लीडरशिप ऑफ द नॉन अलाइन मूवमेंट। इसी का नाम क्या पड़ा, गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक है। इनका मेन मोटिव क्या था बेटा, कि हमें दोनों ही महाशक्तियों से अलग रहकर, मतलब दोनों सुपर पावर से डिस्टेंस बना के हमें अपना विकास करना है। क्यों इन्होंने ये डिसाइड क्यों किया, क्योंकि कहा जाता है कि अभी रिसेंटली 1945 में वो क्या हुए थे, अभी वो क्या हुए थे, आज़ाद होकर आए थे। क्या हुए थे, इंडिपेंडेंट। और वो नहीं चाहते थे किसी भी महाशक्तियों के अंडर में, मतलब सुपर पावर के कंट्रोल में वो आए। तो इसीलिए उन्होंने दोनों से क्या बनाए, डिस्टेंस बनाया। डिस्टेंस बनाने के लिए उन्होंने अपना खुद का ग्रुप बना लिया, जिसका नाम क्या रखा उन्होंने, नाम। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, गुट निरपेक्ष। क्लियर है। पहले इसका नाम क्या था, एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस। पहले क्या नाम था इसका, एफ्रो एशिया सम्मेलन। क्या नाम था बेटा, एफ्रो एशिया कॉन्फ्रेंस। और यही हमारे चैप्टर का नाम है, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। तो बोला जाता है इंडिया वाज द बॉर्न इज़ द वेरी ट्राई टू द चैलेंजिंग, क्योंकि तुम्हें पता है जो हमारा भारत बहुत ही गरीबी से जूझ के हमारे भारत का विकास हुआ, मतलब आज़ाद हुआ ये भी कह सकते हैं। और फिर विकास तो बहुत लंबे समय बाद हुआ। कब, 1990s के टाइम पीरियड में, जब नई इकॉनमी पॉलिसी आई थी। तो कहते हैं द वर्ल्ड हैड द विटनेस्ड डिवेस्टिंग वॉर गैपलिंग इशूज एंड द रिकन्स्ट्रक्ट, मतलब कि भारत कई युद्धों के बाद, मतलब इसके साथ बहुत सारे वॉर हुए, चाइना, इंडिया का किसके साथ, चाइना के साथ, और किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, मतलब एक के बाद एक वॉर होते रहे। 1948, 60, 65, 62, 71, 1999, 2012, 2019 पुलवामा अटैक। तो दीज आर द अटैक बार बार होते रहे हैं। लेकिन इस कंडीशन में द फ्री इंडिया फॉरेन पॉलिसी रिफ्लेक्टेड द ऑल कंसर्न ऑफ द पीरियड इमीडिएटली द आफ्टर इंडिपेंडेंट। बट यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक रोल था कि हम क्या करेंगे, विदेशों के साथ, मतलब कि जो हमारे एक्सटर्नल मतलब जो बाहरी जो रिश्ते हैं हमारे, हम उसको क्या करेंगे, बेटर करेंगे। क्या करेंगे, अच्छे करेंगे। तो अच्छे कैसे करेंगे हम,
तो उनका क्या था, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ध्यान दिया एक्सटर्नल फैक्टर, बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल एंड द फैमिली, बोथ द डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस द फॉरेन पॉलिसी, डेवलपिंग द कंट्री, लैक ऑफ द रिक्वायर्ड ऑफ रिसोर्स इफिशिएंटली। मतलब वो क्या करेंगे, बहुत सारे खाद्य पदार्थ जो भी उनके रिसोर्सेज है उसका यूज़ करेंगे, अपने भारत के अंदर भी और भारत के बाहर भी रिलेशन को क्या करेंगे, अच्छा रखेंगे। क्लियर है। अब इसी में आते हैं हम थोड़ा सा, अब एक क्वेश्चन आता है हमारा, ये ऑरेंज वाले पार्ट में आप देखोगे, आर्टिकल 51 क्या है हमारा, आर्टिकल 51 अनुच्छेद 51, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन द सम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी प्रमोशन द इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी। तो इंटरनेशनल पीस, अंतर्राष्ट्रीय विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए किस अनुच्छेद, मतलब किस आर्टिकल के अंदर बात कही गई है, किस में बोला गया बेटा, आर्टिकल 51 में। क्लियर है। तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने के लिए, पीस और सिक्योरिटी, तो इसके अंदर क्या क्या बात बोली गई, प्रमोट द इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी, मेंटेन द जस्ट एंड द ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन द नेशन, मतलब हम क्या करेंगे, दूसरे देशों के साथ अच्छे रिलेशन को रखेंगे, फॉस्टर रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल लॉ का भी क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, एज हम उसको भी एक्सेप्ट करेंगे, मतलब उसका पालन करेंगे। जिसे देखते हो 8 मार्च क्या है, वुमेंस डे होता है, हम सभी सेलिब्रेट करते हैं, ये नहीं करते। 1 दिसंबर कौन सा डे है, आएगा रीजनिंग में, जीएस का पॉइंट। 1 दिसंबर आपका क्वेश्चन है, करके लेकर आना, बताना मुझे क्या है। और दूसरा ये क्या करते हैं, इंक्रीज द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट और एट्रीब्यूटीज़, मतलब क्या करते हैं, लोगों को इंकरेज करते हैं सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल। बहुत सारे लोग, विदेश भी आपने देखा होगा, हमारे भारत के लोग भारत विदेश में भी रहते हैं। ऐसा कब पॉसिबल हो पाया, जब हमारे उसके साथ संबंध कैसे रहे, नॉर्मलाइज रिलेशन, जब हमारे नॉर्मलाइज रहे, जब हम उनके साथ उनके देशों में रहना शुरू करें। अब पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इससे हमारे 2-3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, बनते हैं। पहला क्या हमने आपको बताया, एशिया और अफ्रीका कंट्रीज़, एशिया और अफ्रीका कंट्रीज़ किस चीज़ से सेक्रीफाइस कर रही थी, लिबरलिज्म मूवमेंट से। किससे, स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, लिबरलिज्म के लिए काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड से लड़ाई लड़ रही थी, और उस लड़ाई को बहुत समय हुए, और उन्होंने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम, उन्होंने क्या किया, इस स्ट्रगल के लिए क्या किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बनाया, INA, फुल फॉर्म लिख लेना इसकी, INA की फुल फॉर्म लिख लो बेटा, क्या है, इंडियन नेशनल आर्मी। और किसने बनाया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, ड्यूरिंग दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इंडिया की खुद की नेशनल आर्मी थी जिसका नाम क्या था, इंडियन नेशनल आर्मी। और किसके अगेंस्ट बनाई थी, कॉलोनिज्म से लड़ने के लिए, मतलब कि उपनिवेशवाद से लड़ने के लिए ये आर्मी का गठन किया गया था, मतलब इस्टाब्लिश की गई थी। और किसने, तुम्हें पता ही है, आर्मी के चीफ उस टाइम पे रहे थे सुभाष चंद्र बोस जी। क्लियर है। और वो वाला भी मेंशन कर लेना, आर्टिकल 51। जो इस सेना का जो गठन हुआ वो किसके द्वारा हुआ, सुभाष चंद्र बोस द्वारा। अगला हम बात करते हैं, आगे आइए, फॉरेन पॉलिसी, जो भारत की विदेशी नीति थी, इंटरप्ले द डोमेस्टिक और एक्सटर्नल फैक्टर, किस चीज़ को लेकर थी, 2 चीज़ों को लेकर, एक तो आंतरिक घरेलू और एक बाहरी, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल। द नोवल आइडियाज़ द इंस्पायर्ड द इंडियाज स्ट्रगल फ्रीडम इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी
India attainment of the independent constituted and with the beginning Cold War, इंडिया डिड नॉट वांट टू ज्वाइन द यूएस एंड यूएसएसआर, मतलब वो अमेरिका और यूएसएसआर दोनों में से किसी को भी ज्वाइन नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इंडिया के पास खुद की अपनी सिचुएशन थी और ऐसे इंडिया ही नहीं सफ़र कर रहा था, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ थी जो कि इस चीज़ों से जूझ रही थी, जिनका विकास नहीं हुआ था, जो अभी अभी आज़ाद होकर आए थे। तो उन देशों ने मिलकर क्या कर दिया, अपना एक ग्रुप बना लिया और उसी ग्रुप का नाम क्या दिया, एफ्रो एशियन। अब आते हैं सबसे पहला, इससे भी हमारे एक दो क्वेश्चन आएंगे, बन जाएंगे यहीं पे ही, नेहरू's रोल। क्योंकि आप देखो सबसे पहले फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू रोल रहा उनका किसके लिए, नेशनल एजेंडा के लिए, क्योंकि वो क्या थे, भारत के प्रधानमंत्री भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी, और क्या थे, फॉरेन मिनिस्ट्री भी थे। इसीलिए इनकी देखरेख में ही फर्स्ट टाइम इन्होंने ही रखा था फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, नॉर्मलाइज होनी चाहिए, अच्छी कोऑपरेटिव होनी चाहिए, पीस होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, मतलब सुरक्षा होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। तो आगे इन्होंने क्या बोला, 1946 टू 1964 द थ्री मेन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेहरू's फॉरेन पॉलिसी, इन्होंने तीन बातों का ध्यान रखा फॉरेन विदेशी नीति के लिए। उन्होंने तीन बातें दी, कौन कौन सी बेटा, सबसे पहला सॉवरेनिटी, हार्ड एंड अर्न द सॉवरेनिटी, सबसे पहला। प्रांतीय प्राप्त संप्रभुता मतलब क्या होता है, मतलब देश के अंदर जो अलग अलग धर्म के लोग हैं, भाषा के बोलने वाले जो लोग हैं, उसको एकजुट करके रखना, मतलब गैदर, यूनाइट करना उनको, ठीक है, क्लियर है ये। अगला दूसरा क्या था भाई, दूसरा भी जान लेते हैं हमारा। पहला क्या था, संप्रभुता को बनाए रखना, ठीक है, नेहरू पॉलिसी है ये, याद रखना। दूसरा क्या है, प्रोटेक्ट द टेरिस्ट्रियल इंटीग्रिटी, दूसरा उन्होंने क्या बोला, प्रोटेस्ट करना है हमारे जितने भी टेरिस्ट्रियल है। दूसरी हमारी जो बताई गई क्या, अखंडता, क्षेत्रीय अखंडता को, हाँ, इंटीग्रिटी वो है हमारा प्रोटेस्ट। इंटीग्रिटी मतलब होता है टूटने ना देना, अखंडता मतलब एकजुट रखना, वो भी है। और तीसरा क्या था, नई अर्थव्यवस्था, मतलब अर्थव्यवस्था को तेज़ी से बढ़ाना। क्लियर है ये, कोई डाउट। तो नेहरू की तीन पॉलिसी में कौन कौन से एजेंडे रखे गए, सोवर्निटी और इंटीग्रिटी और एक हमारा क्या, इकोनॉमिक, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, अर्थव्यवस्था को तेज़ गति से बढ़ाना, संप्रभुता को बनाए रखना और हमारा अखंडता को बनाए रखना। क्लियर है बेटा। तो ये नेहरू की विदेशी नीति थी। अगला इन्होंने क्या किया, प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट जो है हमारा, चला आगे आते हम। नेहरू विश टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव थ्रू द स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, और वो इसके जो अपनी विदेश नीति वो किसके ज़रिए पूरा करना चाहते थे, नॉन अलाइनमेंट के ज़रिए, मतलब गुट निरपेक्ष के ज़रिए अपनी नीति को क्या करना चाहते थे, वो हासिल करना चाहते थे एक तरीके से। तो गुट निरपेक्ष ही क्या था, जिसके ज़रिए वो क्या कर सकते थे, अपनी विदेशी नीति को हासिल, मतलब कि अचीवमेंट कर सकते थे। देयर वर द ऑफ कोर्स पार्टीज ग्रुप ऑफ द कंट्री बिलीव दैट द इंडिया शुड बी मोर फ्रेंडली एंड द ब्लॉक लीड टू द, अब बहुत सारे देशों ने क्या सोचा, इंडिया क्या है, बहुत ही फ्रेंडली है, उसके साथ हमारे रिलेशन अच्छे होंगे तो और भी अच्छा होगा। तो ऐसे ही बहुत सारे देशों ने, इंडोनेशिया, घाना, मिस्र जिसको हम इजिप्ट बोलते हैं, इन सभी देशों ने क्या किया, हमारे साथ कोलैबोरेशन किया और हमारे जो रिलेशन किया हुए नॉर्मलाइज हुए, हमने ट्रेड किया, एक दूसरे की मदद की, ये सारी चीज़ें हेल्प हुई। क्लियर है ये। तो नेहरू जी की पॉलिसी क्लियर है, विदेश नीति। तो ये याद रखना, नेहरू के जो विदेश नीति का जो सपना था वो किसके ज़रिए पूरा हुआ, गुट निरपेक्ष नाम, ठीक है बेटा। अब इसी नाम से हम याद रखते हैं, एक और नाम हम याद रखते हैं, नाटो। नाटो की फुल फॉर्म क्या है, नाटो की फुल फॉर्म लिख लीजिएगा,
नॉर्थ अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कई बार। और ये किसने बनाया है? ये ऑर्गेनाइजेशन जो नाटो है ये अमेरिका ने बनाया है। और वार्सा पैक्ट किसने बनाया है बेटा? वो यूएसएसआर मतलब कि सोवियत संघ ने। क्लियर है? डन। अब एक क्वेश्चन और क्या बनता है हमारा, विच ऑफ द कंट्री अटैक्ट टू द इजिप्ट इन 1956? 1956 में किस कंट्री ने इजिप्ट पे अटैक किया? ब्रिटेन ने। किस लिए? सुएज कैनाल पे कंट्रोल करने के लिए। क्लियर है बेटा? लिखो फटाफट। चलिए अब हम बात करते हैं अफ्रीका और एशिया का एकता, मतलब कि हमारी अफ्रो एशियन यूनिटी। अब यूनिटी क्या है कि अफ्रीका और एशिया के बहुत सारी कंट्रीज़ ने क्या किया, एक ग्रुप बना लिया। और ये ग्रुप बनाया कब? बोलते हैं नेहरू हैड बीन द आर्डेंट एंड एडवोकेट द एशियन यूनिटी और अंडर द लीडरशिप इंडिया द कन्वेंटेड एंड द एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस इन मार्च 47 में उन्होंने रिलेशन को बात रखी। और 5 मंथ अहेड अटेंडिंग द इंडिपेंडेंट, और उसी के 5 महीने के बाद क्या मिल गई? हमारे भारत को आज़ादी मिल गई अगस्त में। लेकिन नेहरू जी का ड्रीम अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, नेहरू जी का ड्रीम और भी बड़ा था। अब उन्होंने क्या किया, नेहरू जी ने जितने भी जो थे देश जो क्या कर रहे थे, कॉलोनिज्म से स्ट्रगल कर रहे थे, मतलब कि मूवमेंट कर रहे थे कॉलोनिज्म के अगेंस्ट, मतलब जहाँ जहाँ पर किसी भी देश में मान लो सपोज अफ्रीका और एशिया की कंट्रीज़ में जो कंट्रोल था किसका? ब्रिटिशर्स का, कॉलोनिज्म्स का, उनके अगेंस्ट उन्होंने क्या की? आवाज़ उठाई। किसने? अफ्रीका और एशिया की कंट्रीज़ ने। तो उन कंट्रीज़ ने क्या किया, अपना एक ग्रुप बना लिया जिसका नाम क्या रखा? अफ्रीका एशियन कॉन्फ्रेंस, अफ्रीका एशिया सम्मेलन। और ये पहला कहाँ हुआ? इंडोनेशिया में। कहाँ हुआ? इंडोनेशिया। तो याद रखना अफ्रीका एशिया सम्मेलन कहाँ पर हुआ? इंडोनेशिया के बांडुंग में। कहाँ हुआ? 1955 में। क्लियर हो गया? और दैट्स वाई इसको किस नाम से जाना जाता है? बांडुंग कॉन्फ्रेंस के नाम से, मतलब बांडुंग सम्मेलन के नाम से। ठीक है, आगे यही बांडुंग कॉन्फ्रेंस फिर किस में बदल गया? गुट निरपेक्ष में, मतलब जो अफ्रो एशिया सम्मेलन है वो किस में बदल गया? गुट निरपेक्ष आंदोलन में तब्दील हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं? नाम। अब नाम के बाद हमारा कौन सा एक अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, भाई नाम सबमिट कब हुआ? तो भाई आपको पता होना चाहिए नाम की जो पहली सबमिट मतलब पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? बेलग्रेड में। और कब हुआ? सितंबर 1961 में। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? बेलग्रेड। और कहाँ? बेलग्रेड में ही हुआ, सितंबर 1961 में। गुट निरपेक्ष आंदोलन के को फाउंडर कौन थे? नेहरू जी। ठीक है, याद रखना, ये भी क्वेश्चन दे सकता है आपको। चलिए भाई हम बात करते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा किससे बनेगा? पंचशील एग्रीमेंट। पंचशील एग्रीमेंट कब हुआ? 29 अप्रैल 1954। 29 अप्रैल 1954।
और किसके बीच में हुआ? इंडिया चाइना के बीच में। किसको लेकर? 5 प्रिंसिपल, पीसफुल प्रिंसिपल को लेकर। इंडिया एंड चाइना बोथ साइन द एग्रीमेंट दैट नेम इज पंचशील एग्रीमेंट। भारत और चीन ने जिस समझौते पर हस्ताक्षर किया उसका नाम क्या था? पंचशील समझौता, 1954 में, 29 अप्रैल 1954। दोनों ही एक दूसरे के देश में गए और उन्होंने लार्ज क्राउड मतलब कि एक दूसरे को सपोर्ट किया, लेकिन उसके बाद भी क्या हो गया? वॉर हो ही गया। ठीक है। हु इज़ द पॉलिटिकल लीडर ऑफ द तिब्बत? लिखो। तिब्बत के राजनीतिक नेता कौन थे? दलाई लामा लिख देना। आप हिंदी इंग्लिश में वो भी लिख लेना। पॉलिटिकल लिखा ना, पॉलिटिकल की जगह एक और स्लैश मार के यहाँ पर स्पिरिचुअल लिख देना, स्पिरिचुअल भी लिख देना। दलाई लामा। एक क्वेश्चन आ सकता है भाई, धर्मशाला कहाँ प्रेजेंट है? हिमाचल प्रदेश में, लिख लो। आप कभी आईपीएल देखोगे तो उसमें दिख जाएगा आपको। क्या? हिमाचल प्रदेश। अब देखो ये है तिब्बत। अब इंडिया कैसे जाता है वहाँ की तरफ? देखो इस तरह से, ये दार्जिलिंग है, इसे हम क्या कहते हैं? सिक्किम। तो यहाँ के रास्ते से वो जा सकता था कहाँ पे? तिब्बत पे। और चाइना क्या चाह रहा था? इसके ऊपर कंट्रोल करना, लेकिन तिब्बत ने क्या की? भारत से शरण मांगी, और उसी के बाद हमारे इंडिया और चाइना के रिलेशन क्या हो गए? नॉर्मलाइज नहीं रहे, खराब हो गए। ठीक है। अगला हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा दिया गया है। इस पिक्चर को देखिए, कौन है? वी.के. कृष्णा मेनन, डिप्लोमेट मिनिस्टर। कौन है? राजनयिक एवं मंत्री, लेबर पार्टी। किस पार्टी के? इन यूके। यूके मतलब उत्तराखंड। और ये डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं 1957 में। अगला क्वेश्चन लिख लो, इंडिया चाइना वॉर कब हुआ? 1962। नेक्स्ट है हमारा नेफा। किसे कहते हैं हम? नॉर्दर्न ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। कि जब क्या हुआ, सुनिए, जब इंडिया ने तिब्बत की मदद की तो ऑन दैट टाइम क्या हुआ? चाइना ने क्या किया भाई? भारत के 2 एरिया पे कैप्चर कर लिया। कौन कौन से एरिया पे कैप्चर किया बेटा? तो एक तो हमारा किस पे किया बेटा? अक्साई चीन कहा गया, जो कि लद्दाख रीजन को बोला गया। दूसरा क्या था? लद्दाख रीजन का ही जम्मू कश्मीर बोल दो आप। और दूसरा क्या किया गया? अरुणाचल प्रदेश, मतलब कि एपी यहाँ पर और जम्मू कश्मीर ऊपर। जम्मू कश्मीर को क्या बोला गया? अक्साई चीन एरिया। और अरुणाचल प्रदेश को क्या बोला गया? नेफा, नॉर्दर्न फ्रंटियर एरिया। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने 2 चीज़ें जानी। एक तो हमारा उन्होंने अरुणाचल प्रदेश पे अटैक किया, कैप्चर किया, जिसका नाम क्या दिया? नॉर्दर्न फ्रंटियर एरिया, नेफा कहा गया। और जम्मू कश्मीर पे कंट्रोल किया तो उसे क्या कहा गया? अक्साई चीन एरिया, जिसे अक्साई चीन एरिया कहा गया। ठीक है। और इसको अरुणाचल प्रदेश को नेफा।
अब आगे आइए, आगे हम बात करते हैं इसी में। इंडिया चाइना वॉर कब हुआ? 1962 में हुआ बेटा। ऑन दैट टाइम जो डिफेंस मिनिस्टर थे, रक्षा मंत्री जो थे, कौन थे? वीके मैनन। और उन्होंने क्या कर दिया? अपना पद छोड़ दिया। इससे रिलेटेड एक मूवी आई थी हकीकत। क्या आई थी? हकीकत। अ स्मॉल platoon of the Indian Army the rescue the gypsies in लद्दाख रीजन। मतलब कि लद्दाख रीजन से उनको हटाया गया, रेस्क्यू किया गया। किसको? इंडियन आर्मी को। द एनमी हैज़ सराउंडेड दियर द पोस्ट एंड द कैप बहादुर सिंह जिप्सी एंड द गर्लफ्रेंड एंड द कमनो हेल्प टू द जवान्स वोकेट दियर ऑफ द पोस्ट। मतलब उसकी मदद की ताकि वो वहाँ से रिलीफ हो जाए। तो वही दिया गया हकीकत, जवान को लेकर दी गई। ठीक है। जिनके डायरेक्टर कौन है हमारे? चेतन आनंद, धर्मेंद्र और प्रिया। आगे हम बात करते हैं इन सीपीआई। सीपीआई का फुल फॉर्म क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सीपीआई की फुल फॉर्म लिख लीजिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये हमारा आएगा, जो कि चाइना की पार्टी थी और ये यहीं से इंस्पायर्ड होकर यूएसएसआर और फिर हमारे भारत में भी आई। सीपीआई ये हमारे भारत में भी है, जो कि कहाँ पर है? किस राज्य में? कौन बताओगे? कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ पर है? किस राज्य में? यस, केरल में। अगला हमारा है, हमने इंडिया चाइना के साथ रिलेशन जान लिए। इंडिया चाइना के जो रिलेशन थे स्टार्टिंग पीरियड में बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि चाइना भी कंट्रोल किसके अंडर में था? जापान के। लेकिन 1950 के टाइम पीरियड में क्या हुआ? चाइना वांट टू कंट्रोल ओवर दी, किस पे? तिब्बत पे कंट्रोल करना चाहते थे। और जिसकी वजह से उनके ऊपर 1954 में क्या हुआ? दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ था, जो कि पंचशील एग्रीमेंट भी जानते हैं, पंचशील समझौता। लेकिन क्या हुआ? उसके बावजूद भी क्या हुआ? इंडिया ने तिब्बत की मदद की, क्योंकि उन्होंने वहाँ के जो स्पिरिचुअल लीडर थे, धार्मिक नेता, जिनका नाम क्या था? दलाई लामा। उन्होंने भारत से मदद मांगी थी, हेल्प, और इंडिया ने उनकी मदद की। तो चाइना को क्या लगा कि भाई ये उनकी हेल्प कर रहा है, इसकी वजह से इंडिया का वो दुश्मन बन गए। और उन्होंने क्या किया? भारत के 2 एरिया पे कैप्चर किया, जम्मू कश्मीर और एक अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को क्या बोला गया? नेफा बोला गया। और जम्मू कश्मीर को क्या बोला गया? अक्साई चीन एरिया। वॉर हो गई 1962 में और चाइना जीत गई और उन्होंने हमारे 2 क्षेत्रों पर कैप्चर भी कर लिया। अब हम बात करते हैं वॉर एंड पीस विद द पाकिस्तान। पाकिस्तान के शुरुआती से ही जो रिश्ते हैं हमारे, जो ज़्यादा ठीक ठाक नहीं रहे हैं। सबसे पहला जो हमारा किस चीज़ को लेकर हुआ डिबेट? जम्मू कश्मीर को लेकर 1947 में। किसको लेकर? 1947 में जम्मू कश्मीर को लेकर। कहा जाता है कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट डिड नॉट द प्रिवेंट एंड द कॉपरेशन। इसके बाद अगर हम बात करें इसी में 1960 में दोनों के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसका नाम क्या था? इंडस वाटर। क्या था? इंडस वाटर, सिंधु जल समझौता। क्या था? सिंधु जल समझौता। लिखना चाहते हो तो लिख लो आप सभी। इंडस वाटर ट्रीटी किसके बीच में हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच में। नेहरू और जनरल अयूब खान के बीच में, याद रखना। नेहरू इंडिया और जनरल अयूब खान पाकिस्तान। एंड 65 में जो हमारा 2 कंट्रीज बिगन द 1965 कॉन्फ्लिक्ट हुए। लाल बहादुर शास्त्री हैड टेकन द प्राइम मिनिस्टर इन 1965। पाकिस्तान लॉन्च द आर्म्ड अटैक रन ऑफ कच्छ। दिस फॉलोड द बिगर ऑफ हिज जम्मू कश्मीर
अब हम बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पीरियड में ही एक और चीज़ें हुई हमारी जो हमें याद रखना है और वो हमें मेंशन करना है। ताशकंद एग्रीमेंट। क्या था? ताशकंद एग्रीमेंट, ताशकंद समझौता किस किस के बीच हुआ? ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच सेक्शन 6 में हुआ। किसमें? जनरल अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री, एलबीएस, एलबीएस इंडिया और जनरल अयूब खान पाकिस्तान। क्लियर है? यह ताशकंद एग्रीमेंट किसके बीच में? लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान। ये पाकिस्तान के थे और ये इंडिया के थे। क्लियर है? नाइनटीन 1971 याद रखो। 1971 हमारा क्या है? बांग्लादेश को फ्रीडम दिलाने के लिए। ठीक है, अब ये भी याद रख सकते हो, बांग्लादेश बिकम अ न्यू कंट्री इन 1971। 1971 में बांग्लादेश एक नया देश बनकर उभरा। अगर पूछा जाए ये किससे कर्व्ड हुआ, मतलब किससे अलग होकर बना? ईस्टर्न पाकिस्तान, किससे? पूर्वी पाकिस्तान से अलग होकर ये बांग्लादेश बना है। अब बांग्लादेश के जो हमारे, अगर हम बात करें, बांग्लादेश के जो नेता थे जिनका नाम क्या था? जुल्फी अली कार भुट्टो। बांग्लादेश के नेता ये मेन पाकिस्तान के थे, वेस्टर्न पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान के। जो बांग्लादेश के जो लीडर थे वो हमारे कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी खुद की पार्टी थी, जिनका नाम क्या था? अवामी लीग। क्या नाम था? अवामी लीग के हेड भी थे वो। ये रहा अवामी लीग हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इन्होंने क्या किया बांग्लादेश के लिए, क्योंकि बांग्लादेश जो मेजोरिटी थी वहाँ पे क्या थी? बंगालियों की थी, और बंगाली डिड नॉट वांट टू ज्वाइन द पाकिस्तान, और उनके कल्चर्स को, उनकी लैंग्वेज को वो फॉलो नहीं करना चाहते थे। बट पाकिस्तान के जुल्फी अली कार भुट्टो वो उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहते थे। ऐसे में क्या हुआ? शेख मुजीबुर रहमान ने इंडिया से हेल्प मांगी और उन्होंने क्या किया? इंडिया ने उन्हें दी, और 1971 का वॉर हुआ कहा जाता है, जिसकी वजह से बांग्लादेश और इंडिया के बीच में बियर द 80 लाख रिफ्यूजी हु फेल्ट ईस्ट पाकिस्तान नेबरिंग एरिया इन इंडिया। 80 लाख का तकरीबन हमारे भारत के अंदर आए कहा जाता है। तो ये 1970 वॉर किस किस के बीच में, वो क्लियर है? किस किस के बीच में हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच में। क्लियर है? अब आओ भाई, लिख लो कारगिल वॉर कब हुआ? 1999 में। एक और लिखिए एलओसी। व्हाट इज एलओसी? लाइन ऑफ कंट्रोल। क्लियर है? अब आते हैं हमारा जो लास्ट टॉपिक है इसका, इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी, भारत की परमाणु नीतियाँ। क्या है? भारत की परमाणु नीति।
अब भारत की परमाणु नीति क्या है भाई? तो बोला जाता है जो भारत ने, क्योंकि आपको पता है भारत के ऊपर एक के बाद एक अटैक हुए, तो इंडिया ने क्या सोचा कि भाई उसे अपनी परमाणु नीति बनानी होगी, मतलब उससे भी हथियार बनाना होगा, बट वो कभी भी उसका यूज़ नहीं करेगी, क्योंकि इंडिया शुरू से किसका सपोर्ट करती है? डिसआर्म का, मतलब कि वह निशस्त्रीकरण पर बल देती है। निशस्त्रीकरण का मतलब क्या होता है? जहाँ पर वो हथियारों का यूज़ नहीं करेगी, मतलब किसी प्रकार का ही वेपन्स यूज़ नहीं करेंगी। तो इंडिया ने क्या किया? फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कब किया उन्होंने? तो इंडिया ने क्या किया? अपनी परमाणु नीति बनाई। अब ये परमाणु नीति कैसी थी भाई? क्यों बनाई तुम्हें पता है? क्योंकि मैनी टाइम्स 47 से लेकर अगर हम बात करें, और 65, 62, 60, 71, 1999 कारगिल वॉर अभी हमने पढ़ा, तो हर बार अटैक होते रहे, क्योंकि हमारे इंडिया के पास खुद का न्यूक्लियर नहीं था। तो इसीलिए इंडिया ने क्या डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे? न्यूक्लियर को टेस्ट करेंगे, बस किसके लिए? सेल्फ डिफेंस के लिए। किसके लिए? आत्मरक्षा के लिए। हम उसका यूज़ नहीं करेंगे। क्या करेंगे? आत्मरक्षा के लिए। तो इंडिया ने पहली बार जो अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया, तो उससे पहले हम जान लेते हैं कब किया, वो तो जानेंगे, पहले अब हम बात जानते हैं किसके अंदर। एनपीटी क्या है? एनपीटी की फुल फॉर्म लिख लीजिए, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। 1968 में हुआ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। और इसके अंदर क्या कहा गया? जिस भी देश ने न्यूक्लियर टेस्ट, सुन लो, जिस भी देश ने परमाणु बना लिया है अब वो बनाएंगे। अब क्या हुआ? इंडिया के सामने तो चुनौती ये आ गई, चैलेंजेस ये आया, भाई हमने तो बनाया ही नहीं अभी तक, हमें मौका ही नहीं मिला। उससे पहले ये पॉलिसी आ गई, तो वो उन्हें बोला कि भाई थोड़ा और टाइम दिया जाना चाहिए। तो टाइम मिला, तो इंडिया ने क्या किया? पहली बार जब न्यूक्लियर टेस्ट किया 1978, लिख लो 1978, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, पहली परमाणु नीति, पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पर हुआ? 1978, पोखरण में, पोखरण राजस्थान। सेकेंड लिख लो, सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट, दूसरा परमाणु परीक्षण 1998। और इंडिया ने जब इसका न्यूक्लियर टेस्ट किया तो उन्होंने क्या बोला? नो फर्स्ट यूज़, इंडिया कभी भी फर्स्ट यूज़ नहीं करेगी। याद रखना, उनका ये मेन मोटिव था, जब ही उन्हें दिया गया ये चीज़ें। अगला एक और फुल फॉर्म लिखो, CTBT। CTBT क्या है? 1995 ऑल्सो द रिफ्यूज्ड साइन द कंप्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। क्या बना चलाया गया? कंप्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। चलो बच्चों, अब हम आपको बताते हैं न्यूक्लियर पॉलिसी के 4 पॉइंट हैं, हम वो करवाते हैं, और दैन उसके बाद हम इस चैप्टर को ये जो है न्यूक्लियर, ये इसमें स्ट्रैटेजी, इसी में नहीं, ये इसी में, यही है। 2 पॉलिसी हमारी क्लियर हो गई, क्लियर है ना? 2 ही बार उन्होंने परीक्षण किया था, वो हमारा दे दिया गया है। और अरब इज़राइल वॉर लिख लो, कब हुआ? अरब इज़राइल वॉर अरब इज़राइल वॉर 1973 में। और जब ये वॉर हुआ तो पूरे देश तेल के लिए बहुत दिक्कत हुई थी। तेल, क्योंकि तुम्हें पता है जो कच्चा रॉ ऑयल है वो कहाँ से हमें मिलता है? यहीं से, अरब के देशों से ही, ठीक है।
फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो अभी एक मिनट रुक जाना। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो किसके लीडरशिप में किया गया? जो न्यूक्लियर टेस्ट परमाणु परीक्षण किसकी दक्षता में किया गया? H.J. भाभा, होमी जे भाभा, इनके अंडर में ही ये टेस्ट किया गया था। ठीक है, अंडर द गाइडेंस, अंडर द लीड। क्लियर? और फर्स्ट 5 ईयर प्लान लिख लो, कब हुआ फर्स्ट 5 ईयर प्लान? 1951 to 56, 1951 to 56। सेकेंड लिखिए 61 टू 1951 to 56, और सेकेंड लिखो 56 to 61, 51 टू, कहाँ मैंने 51 बोला है बेटा? 51, 1951 पहला है हमारा 1951 और दूसरा हमारा 6, फिर उसके बाद 61 से लेकर ऐसा होगा हमारा 1951 से लेकर 1956 तक क्या रहा हमारा फर्स्ट प्लान, 5 ईयर प्लान, मतलब पंचवर्षीय योजना फर्स्ट, और दूसरा हमारा रहा सेकंड 5 प्लान 1956 से लेकर 61 तक चला। ठीक है, और थर्ड हमारा कब तक चला? 61 से लेकर 66 तक। ठीक है, और फोर्थ हमारा जो रहा 60, उसके बाद ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया, फोर्थ प्लान 66 तक ही चला पाया। ये थर्ड है ना हमारा, ठीक है, उसका 5 साल और चलेगा हमारा। तो इस तरीके से हमारे बढ़ाते जाओगे 5-5 साल तो चलता रहेगा। ठीक है, कई बार बीच में भी रुक गया क्योंकि युद्ध हो गए, वॉर हो गया, जिसकी वजह से। और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच।